पता है, कभी कभी सबसे बड़ी बातें एक बहुत छोटे से सवाल से शुरू होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जो एक बच्चे के खोए हुए खेल के मैदान से शुरू होती है और एक ऐसे सवाल पर जाकर पहुंचती है जो हम सभी से जुड़ा हुआ है कि आखिर ये हमारा पर्यावरण है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं यह सफर। ये बड़ी अजीब बात है ना कि किसी चीज की असली कीमत हमें तब समझ आती है जब वो हमसे छिन जाती है। और हमारी कहानी का जो हीरो है उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जरा सोचकर देखिए, आपकी कोई पसंदीदा जगह जहां आपकी ढेरों यादें हों वो अचानक से बदल जाए तो कैसा लगेगा। रवि के लिए भी वो खेल का मैदान सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसकी अपनी एक छोटी सी दुनिया थी जो अब हमेशा के लिए कह सकते हैं खो चुकी थी। तो जाहिर है उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक सवाल भी था। और बस यही वो पल था जहां एक पर्सनल नुकसान, एक पर्सनल लॉस ज्ञान की एक खोज में बदल जाता है। रवि का ये सीधा साधा सवाल हम एक बहुत बड़े, बहुत गहरे विचार की तरफ ले जाता है। और ये सिर्फ एक बच्चे का सवाल नहीं है, ये सवाल हम सबका है। तो चलिए अब रवि के सवाल का जवाब ढूंढना शुरू करते हैं। पर्यावरण, ये शब्द सुनने में जितना आम लगता है ना, असल में उतना ही गहरा है। और इसे ठीक से समझने के लिए हमें इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर देखना होगा। ये शायद सबसे आसान और सबसे पावरफुल डेफिनेशन है। मतलब स्कूल की बिल्डिंग, क्लास की टेबल कुर्सी, वो खुला मैदान, सड़क, अरे यहाँ तक कि हमारे दोस्त भी, ये सब कुछ हमारे पर्यावरण का ही हिस्सा है। सिंपल शब्दों में कहें तो जो कुछ भी हमारे आसपास है वही हमारा पर्यावरण है। तो ठीक है, मतलब हमारे आसपास की दुनिया को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ तो है प्रकृति, जैसे पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे, जानवर। और दूसरी तरफ है वो सब कुछ जो इंसानों ने बनाया है, सड़कें, गाड़ियां, घर, किताबें। और ये दोनों चीजें मिलकर ही हमारा पूरा पर्यावरण बनाती हैं। अच्छा, इससे और भी अच्छे से एक सिस्टम से समझने के लिए हम पर्यावरण को 3 मेन हिस्सों में देख सकते हैं। पहला प्राकृतिक यानी नेचुरल, जिसमें हवा, पानी, जमीन आ गए। दूसरा मानव निर्मित, ह्यूमन मेड, जैसे इमारतें और पुल। और तीसरा खुद मानव, ह्यूमन, जिसमें एक अकेला इंसान, उसका परिवार, उसका समाज सब शामिल है। यही तीनों मिलकर हमारी दुनिया का पूरा ताना बाना बुनते हैं। ठीक है, तो अब जरा इस प्राकृतिक पर्यावरण को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यही तो हमारे जीवन का आधार है, हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। और इसे 4 बड़े बड़े डोमेन्स या क्षेत्रों में बांटा गया है। और एक बात याद रखने वाली है, ये चारों क्षेत्र अलग थलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। ये हैं स्थलमंडल यानी जमीन, जलमंडल यानी पानी, वायुमंडल यानी हवा, और जीवमंडल जहां जीवन है। ये चारों जब मिलते हैं तभी जाकर हमारी पृथ्वी रहने लायक बनती है। चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो सबसे पहले आता है स्थलमंडल। सीधी भाषा में कहें तो हमारी धरती की ऊपरी ठोस परत। पर ये सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं है, इसी पर हमें जंगल मिलते हैं, खेती के लिए जमीन मिलती है, जानवरों के चरने के लिए घास के मैदान हैं, और जमीन के नीचे कीमती खनिज भी यही हैं। ये वो बेस है, वो आधार जिस पर हम सब रहते हैं और अपनी दुनिया बसाते हैं। इसके बाद आता है जलमंडल यानी पानी की दुनिया। नदियां, झीलें, समंदर, महासागर, पानी जहां भी जिस भी रूप में है वो सब इसका हिस्सा है। और ये तो हम सब जानते हैं कि पानी के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हर एक जीवित चीज के लिए ये जरूरी है, बेहद जरूरी। हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल की तरह एक सुरक्षा कवच है, और वो है वायुमंडल। हवा की ये जो पतली सी परत है, यही हमें सूरज की झुलसाने वाली गर्मी और नुकसान पहुंचाने वाली किरणों से बचाती है। और हाँ, मौसम और जलवायु में जो भी बदलाव हम देखते हैं वो सब इसी परत के अंदर होते हैं। और फिर आखिर में आता है जीवमंडल। ये वो जादुई जोन है जहां जमीन, पानी और हवा तीनों एक साथ मिलते हैं और जीवन को मुमकिन बनाते हैं। इसमें सारे पेड़ पौधे, सारे जानवर और हाँ, हम इंसान भी शामिल हैं। ये असल में जीवन का क्षेत्र है जो बाकी तीनों के मिलने से ही बनता है। तो ठीक है, अब हम पर्यावरण के इन अलग अलग हिस्सों को तो समझ गए, पर अब एक नया सवाल खड़ा होता है। सवाल ये कि ये सारे हिस्से मिलकर इतनी अलग अलग तरह की दुनियाएं कैसे बना लेते हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ है केरल, जहां चारों तरफ हरियाली है, नारियल के पेड़ हैं और जबरदस्त बारिश होती है।
और दूसरी तरफ है जैसलमेर, जहां दूर दूर तक बारिश का नामो निशान नहीं, सिर्फ रेत, ऊंट और कुछ कटीली झाड़ियां हैं तो दोनों ही हमारी पृथ्वी पर सोचिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब ये फर्क देखकर जाहिर है रवि के मन में भी सवाल आता है कि भाई ऐसा क्यों है कि हर जगह के जानवर, पेड़ पौधे और लोगों के रहने का तरीका इतना अलग अलग है। क्या इन सब चीज़ों का आपस में कोई लेना देना है? और टीचर का जवाब होता है हाँ, बिल्कुल है। और इसी रिश्ते का नाम है पारिस्थितिकी तंत्र, या जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां किसी एक जगह पर रहने वाले सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे अपने आसपास के माहौल, मतलब हवा, पानी, मिट्टी, इन सब के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं। वो सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। समझने के लिए एक बड़ा सा जंगल भी एक इकोसिस्टम है और एक छोटा सा तालाब भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। तो अभी तक हमने प्राकृतिक पर्यावरण और उसके सिस्टम को समझा, लेकिन याद कीजिए, कहानी की शुरुआत में रवि का जो खेल का मैदान था, उसे प्रकृति ने नहीं बदला था, उसे तो हम इंसानों ने बदला था। तो चलिए अब वापस कहानी के इस इंसानी पहलू पर आते हैं। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये दिखाती है कि वक्त के साथ पर्यावरण से हमारा रिश्ता कैसे बदला है। देखिए, शुरुआती इंसान जो थे वो प्रकृति के हिसाब से खुद को ढाल लेते थे। फिर धीरे धीरे हमने फसलें उगाना सीखा, जानवरों को पालना सीखा, पहिए का आविष्कार हुआ जिससे ज्यादा अनाज पैदा होने लगा। फिर व्यापार शुरू हुआ और फिर आई औद्योगिक क्रांति, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसके बाद तो हमने बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर पर्यावरण को अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलना ही शुरू कर दिया। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब बदलाव हो क्यों रहा है? जवाब बहुत सीधा है, हमारी जरूरतें। जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, हम पर्यावरण में और ज़्यादा बदलाव करते जा रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे रवि के खेल के मैदान की जगह एक बड़ी बिल्डिंग ने ले ली। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि पर्यावरण क्या है, ये काम कैसे करता है और हम इंसान इसे कैसे बदल रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? और आखिर में पूरी बात बस एक चीज़ पर आकर टिकती है, वो है संतुलन। हमें प्रकृति और अपनी ज़रूरतों के बीच एक सही, एक परफेक्ट बैलेंस बनाना ही होगा। हमें पर्यावरण का इस्तेमाल करना सीखना होगा, लेकिन एक तालमेल के साथ, उसे तबाह करके नहीं। और यही इस पूरी कहानी का, इस पूरे सफ़र का सबसे बड़ा सबक है। हाँ, रवि का खेल का मैदान खो जाना दुख की बात थी, लेकिन देखिए, उसी नुकसान ने उसे कितनी बड़ी समझ की तरफ धकेल दिया। और ये कहानी सिर्फ रवि की नहीं है, ये हम सब के लिए एक न्योता है, एक इनविटेशन है कि हम भी अपने चारों ओर देखें, अपने पर्यावरण को समझने की कोशिश करें और उसकी कद्र करें, ताकि आने वाले वक्त में रवि जैसे और बच्चों को अपने खेल के मैदान न खोने पड़े और ये ज़रूरी संतुलन हमेशा बना रहे। नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे जमीन की गहराइयों में क्या छिपा है? आज हम एक ऐसे ही अनोखे सफर पर निकल रहे हैं, सीधे पृथ्वी के दिल तक। ये सफर है पूरे 6000 किलोमीटर का, उन रहस्यों को जानने के लिए जो हमारे इस ग्रह को आकार देते हैं। हम सब एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो हर पल बदल रहा है, सिर्फ ऊपर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी। पर सवाल ये है कि हम इंसान आज तक आखिर कितनी गहराई तक जा पाए हैं? चलिए पता लगाते हैं। जानते हैं, इंसान ने जमीन के अंदर सबसे गहरी खुदाई कहाँ तक की है? दक्षिण अफ्रीका की एक सोने की खान में, जो है सिर्फ 4 किलोमीटर गहरी। अब जरा सोचिए, पृथ्वी का केंद्र है 6371 किलोमीटर नीचे। मतलब हमारी सबसे बड़ी कामयाबी भी इस लंबे सफर में एक मामूली सी खरोच जैसी है। इसका सीधा सा मतलब है कि पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा आज भी हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली ही है। तो फिर चलिए अपनी एक कल्पना की यात्रा शुरू करते हैं और पृथ्वी की इन छिपी हुई परतों में एक एक करके उतरते हैं। अच्छा, पृथ्वी की बनावट को समझने का सबसे आसान तरीका है एक प्याज को याद करना। जैसे प्याज में एक के बाद एक कई परतें होती हैं, ठीक वैसे ही हमारे ग्रह की भी परतें हैं और हर परत की अपनी अलग कहानी है। हम मुख्य रूप से 3 परतों को देखेंगे, क्रस्ट, मैंटल और कोर। तो हमारे सफर की शुरुआत होती है क्रस्ट से। ये सबसे ऊपर वाली, सबसे पतली परत है। ये वही जमीन है जिस पे हम सब रहते हैं, चलते हैं, अपने घर बनाते हैं। ये काफी नाजुक भी होती है, सिर्फ 1%। जी हाँ, ये चौंकाने वाला है, पर हम जिस जमीन पर रहते हैं वो पूरी पृथ्वी के वॉल्यूम का सिर्फ
1% है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी सेब का छिलका हो, बस इतनी सी पतली परत पर हमारी पूरी दुनिया बसी है। लेकिन ये क्रस्ट भी हर जगह एक जैसा नहीं है। जो जमीन महाद्वीपों के नीचे है वो करीब 35 किलोमीटर मोटी होती है और सिलिका और एल्यूमिना से बनी है। वहीं जो क्रस्ट समुंदर के नीचे है वो बहुत पतली, सिर्फ 5 किलोमीटर की होती है और उसमें सिलिका और मैग्नीशियम ज्यादा होता है। यही फर्क हमारे महाद्वीपों और महासागरों को बनाता है। चलिए अब और गहराई में उतरते हैं, क्रस्ट को पार करके मैंटल में। इसे हमारे ग्रह का इंजन रूम भी कह सकते हैं। यहीं से सारी बड़ी हलचल शुरू होती है। ये क्रस्ट के ठीक नीचे है और पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी से बना है। 84%। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। हमारी पृथ्वी का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ मेंटल है। ये विशाल गर्म परत ही है जिसके कारण ज्वालामुखी फटते हैं और भूकंप आते हैं। असली ताकत तो यहीं छिपी है। और अब हम अपनी यात्रा के सबसे गहरे, सबसे रहस्यमयी हिस्से में पहुंच गए हैं, पृथ्वी का कोर। ये पिघले हुए धातु का एक धधकता हुआ गोला है। यहाँ पर गर्मी और दबाव इतना ज्यादा है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये कोर आखिर है कैसा? इसका दायरा करीब 3500 किलोमीटर है और ये पृथ्वी के कुल वॉल्यूम का 15% हिस्सा बनाता है। ये मुख्य रूप से निकल यानी नाय और लोहे यानी Fe जैसी भारी धातुओं से बना है। इसी वजह से इसे निफ़े लेयर भी कहते हैं। चलिए अब पृथ्वी की गहराइयों से वापस सतह की ओर आते हैं, क्योंकि सतह पर ही हमारे ग्रह के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि चट्टानें। आइए अब इनकी कहानी को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो ये चट्टानें यानी रॉक्स आखिर होती क्या हैं? बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये खनिजों का एक कुदरती ढेर है जिससे हमारी पृथ्वी का क्रस्ट बना है। और इन्हें हम 3 बड़े परिवारों में बांट सकते हैं: इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। सबसे पहले बात करते हैं आग्नेय यानी इग्नियस रॉक्स की। इनका नाम लैटिन शब्द इग्निस से आया है, जिसका मतलब होता है आग। ये तब बनती हैं जब जमीन के अंदर का पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है, इसीलिए इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। अब ये आग्नेय चट्टानें भी 2 तरह की होती हैं। जब लावा जमीन की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होता है तो बेसाल्ट जैसी चट्टानें बनती हैं, जिनके दाने बहुत महीन होते हैं। लेकिन जब मैग्मा जमीन के अंदर ही धीरे धीरे ठंडा होता है तो ग्रेनाइट जैसी बड़े दानों वाली चट्टानें बनती हैं। अब आती है अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। जरा सोचिए, लाखों करोड़ों सालों तक हवा, पानी, नदियां दूसरी चट्टानों को तोड़ तोड़कर छोटे छोटे कणों में बदल देती हैं। जब ये सारे कण एक जगह जमा होकर दबते जाते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। और इन चट्टानों की सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इनके अंदर हमें मिल सकते हैं जीवाश्म यानी फॉसिल्स। जी हाँ, ये चट्टानें एक टाइम कैप्सूल की तरह हैं, जिनमें लाखों साल पुराने पेड़ पौधों और जानवरों के निशान दबे होते हैं, जो हमें धरती के पुराने इतिहास की कहानियां सुनाते हैं। और हमारी तीसरी और आखिरी तरह की चट्टानें हैं कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक। इनका नाम ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से आया है, जिसका मतलब है रूप बदलना। ये चट्टानें तब बनती हैं जब कोई पुरानी इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव के कारण पूरी तरह से बदल जाती हैं। ये बदलाव वाकई हैरान करने वाला है। सोचिए, जो साधारण चिकनी मिट्टी होती है वो जबरदस्त गर्मी और दबाव में स्लेट बन जाती है, और चूना पत्थर वो बदल जाता है खूबसूरत संगमरमर में। जी हाँ, वही संगमरमर जिससे हमारा ताजमहल बना है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये चट्टानें हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वे लगातार एक दूसरे में बदलती रहती हैं, एक ऐसे चक्र में जो कभी खत्म नहीं होता। चलिए पृथ्वी के इसी अंतहीन बदलाव को समझते हैं। ये है रॉक साइकिल यानी शेल चक्र। इसे एक कहानी की तरह समझिए। पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय चट्टान बनता है, फिर हवा पानी से टूटकर ये अवसादी चट्टान बन जाता है। फिर जब इस पर जबरदस्त गर्मी और दबाव पड़ता है तो ये कायांतरित चट्टान में बदल जाता है, और आखिर में ये भी पिघलकर वापस मैग्मा बन जाता है। और ये साइकिल अरबों सालों से यूं ही चल रहा है। तो इन सब बातों का हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना है? चलिए अब ये देखते हैं कि जमीन की गहराइयों में होने वाली ये हलचल हमारी दुनिया को कैसे बनाती और बदलती है।
ये चट्टानें सिर्फ जमीन के नीचे दबी चीजें नहीं हैं, इनसे हमारी दुनिया बनी है। भारत का मशहूर लाल किला सेडिमेंट्री सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर से बना है, तो वही मोहब्बत की निशानी ताजमहल मेटामॉर्फिक मार्बल यानी संगमरमर से बना है। यह हमारी सभ्यता की नींव है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? यही कि हमारे ग्रह की पूरी कहानी इन्हीं पत्थरों में लिखी है। हर एक परत, हर एक चट्टान हमें एक कहानी सुनाती है। हम सब भी इसी बदलती हुई कहानी का एक हिस्सा है। तो सवाल बस इतना है कि इस कहानी का अगला पन्ना क्या होगा। जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो कितनी शांत और स्थिर लगती है ना? पर सच कहूं तो सतह के नीचे और ऊपर हमारा ग्रह लगातार बदल रहा है। ये कहानी है दो जबरदस्त ताकतों की, एक जो अंदर से सब कुछ बनाती है और दूसरी जो बाहर से उसे तराशती है। तो कभी ये सवाल मन में आया है कि हमारी दुनिया के कुछ हिस्से एकदम सपाट मैदान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे आसमान छूते पहाड़, ऐसा क्यों है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इस सारे बदलाव के पीछे ना दो तरह की फोर्सेस काम करती हैं। पहली हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, यानी वो ताकतें जो धरती के अंदर से काम करती हैं। एंडो का मतलब ही है अंदर। और दूसरी हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, जो सतह के ऊपर काम करती हैं। एक्सो मतलब बाहर। अब ये दोनों ताकतें समझ लीजिए एक तरह की लगातार जंग में है, एक बनाती है तो दूसरी मिटाती। तो चलो अपनी कहानी के पहले पार्ट में चलते हैं, मिलते हैं इन भीतर के आर्किटेक्ट से। मतलब हम बात करेंगे उन पावरफुल एंडोजेनिक फोर्सेस की जो हमारे प्लैनेट को अंदर से शेप देती है। अच्छा, तो ये सब होता कैसे है? इसका इंजन क्या है? ये एक बहुत धीमी पर लगातार चलने वाली प्रोसेस है। जरा सोचिए, जैसे हम किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं। गर्म पानी ऊपर उठता है, फिर ठंडा होकर नीचे जाता है ना? एक साइकिल सा बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह हमारी धरती के अंदर पिघला हुआ मैग्मा घूमता रहता है। और यही मूवमेंट, यही ताकत हमारी जमीन की बड़ी बड़ी प्लेट्स को हिलाती है। कभी कभी धरती के अंदर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो पिघली हुई चट्टान को जबरदस्ती सरफेस की तरफ धकेलता है, और फिर होता है एक धमाका। एक ज्वालामुखी फटता है जो असल में धरती की ऊपरी परत में एक छेद जैसा है। फिर लावा, राख, गैसें सब बाहर निकलती हैं और धीरे धीरे एक कोन शेप का पहाड़ बन जाता है। मतलब नई जमीन बन जाती है। हमारी धरती की जो ऊपरी परत है ना, वो एक सिंगल पीस नहीं है। ये पजल्स के बड़े बड़े टुकड़ों की तरह है, जिन्हें हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और जब ये प्लेट्स अचानक से हिलती हैं तो पूरी जमीन कांप उठती है। बस इसी कंपन को हम भूकंप या अर्थक्वेक कहते हैं। अच्छा, जहां से ये एनर्जी निकलती है उसे फोकस कहते हैं, और जमीन पर ठीक उसके ऊपर वाले पॉइंट को एपिसेंटर कहते हैं। ये तो हुई थ्योरी की बात। अब इसे एक असली और दुखद घटना से समझते हैं। 2001 का भुज भूकंप। तारीख थी 26 जनवरी 2001। गुजरात में रिक्टर स्केल पर 6.9 मैग्नीट्यूड का एक जबरदस्त भूकंप आया। तबाही सोच से भी कहीं ज्यादा थी। स्कूल की इमारतें तक गिर गईं और हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये घटना एक दर्दनाक रिमाइंडर है कि ये फोर्सेस कितनी डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं। तो सवाल यह है कि इन झटकों को नापते कैसे हैं? एक मशीन होती है सिस्मोग्राफ, और इसकी इंटेंसिटी को रिक्टर स्केल पर नापा जाता है। पर मेजरमेंट से भी ज्यादा जरूरी है तैयारी। अगर कभी भूकंप आए तो किचन काउंटर के नीचे या घर के किसी अंदरूनी कोने में छिप जाना चाहिए। और हाँ, आग वाली जगहों, खिड़कियों और भारी सामान से तो बिल्कुल दूर रहना है। तो ये तो थे हमारे आर्किटेक्ट्स जो अंदर से काम करते हैं। अब कहानी का रुख बदलते हैं, चलते हैं बाहर, मिलते हैं उन मूर्तिकारों से जो सरफेस पर काम करते हैं। ये हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये अचानक या हिंसक नहीं होती, बल्कि बहुत धीरे धीरे सब्र के साथ लगातार अपना काम करती रहती हैं। हमारा पहला मूर्तिकार है नदी। अब देखिए, दो प्रोसेस होते हैं। एक है वेदरिंग, मतलब चट्टानों का टूटना, और दूसरा है इरोजन, यानी उस टूटे हुए मलबे का एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो नदी अपनी जर्नी में इरोजन से चट्टानों को काटती है और झरने बनाती है। जब वो मैदानी इलाकों में पहुंचती है तो बड़े बड़े घुमावदार मोड़ लेती है। इन्हें कहते हैं मियांडर। और आखिर में समंदर के पास पहुंचकर इसकी रफ्तार धीमी हो जाती है और ये अपने साथ लाई हुई उपजाऊ मिट्टी को जमा कर देती है, जिससे बनते हैं डेल्टा। पानी का एक और रूप है समुद्री लहरें। ये भी जबरदस्त मूर्तिकार हैं। सोचिए, लहरें लगातार चट्टानों से टकराती हैं, जिससे उनमें दरारें आ जाती हैं। धीरे धीरे ये दरारें बड़ी होकर समुद्री गुफाएं बन जाती हैं। फिर जब इरोजन आर पार हो जाता है तो बस एक छत बचती है, इसे कहते हैं सी आर्च।
और आखिर में जब वो छत भी गिर जाती है तो बस दीवारें खड़ी रह जाती हैं, जिन्हें हम स्टैक्स कहते हैं। चलिए अब मिलते हैं बर्फ की नदियों से, यानी ग्लेशियर से। ये किसी बुलडोजर से कम नहीं है। ये विशाल बर्फ की चादरें जमीन को खुरचती हुई चलती हैं, मिट्टी पत्थर सबको हटाकर नीचे की असली चट्टान को सामने ले आती हैं। और जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं ना, तो अपने पीछे पहाड़ों में खूबसूरत झीलें बना जाते हैं, और जो मलबा ये अपने साथ लाते हैं उसे भी जमा कर देते हैं, जिसे मोरेन कहते हैं। और हमारा आखिरी मूर्तिकार है हवा। इसका काम खास तौर पर रेगिस्तान में देखने को मिलता है। हवा क्या करती है, चट्टान के निचले हिस्से को ऊपर वाले हिस्से से ज्यादा तेजी से काटती है। इससे मशरूम जैसी शेप्स बन जाती हैं, जिन्हें मशरूम रॉक्स कहते हैं। और जब हवा की रफ्तार कम होती है तो वो अपने साथ उड़ाई हुई रेत को जमा कर देती है, जिससे बनते हैं रेत के बड़े बड़े टीले, जिन्हें सैंड ड्यून्स कहते हैं। तो आखिर में ये कोई लड़ाई नहीं है, है ना? ये तो एक तरह की बातचीत है जो लगातार चलती रहती है। अंदर की ताकतें पहाड़ बनाती हैं, नई जमीन बनाती हैं, और बाहर की ताकतें पानी, बर्फ, हवा, वो सब्र के साथ उसे तराशती हैं, नया रूप देती हैं। आज हम जो भी लैंडस्केप देखते हैं वो इसी खूबसूरत और डायनामिक बैलेंस का नतीजा है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर ये बनाने वाले बनाते रहें और ये तराशने वाले तराशते रहें, तो जरा सोचिए, आज से 10 लाख साल बाद हमारी धरती का चेहरा कैसा दिखेगा। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंजन की जो दिखता तो नहीं पर है बहुत ही ज्यादा ताकतवर। एक ऐसा इंजन जो पृथ्वी पर जिंदगी को मुमकिन बनाता है। ये इंजन है हमारा वायुमंडल। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ हमारी हरी भरी धरती है, जिंदगी से भरपूर, और दूसरी तरफ चांद की बंजर गड्ढों वाली जमीन। क्या कभी सोचा है कि इन दोनों में इतना बड़ा फर्क किस एक चीज की वजह से है? इसका जवाब है हवा का एक बहुत बड़ा कंबल। हाँ, बिल्कुल सही सुना। हमारा वायुमंडल एक अदृश्य शील्ड, एक सुरक्षा कवच जैसा है। ये हमें सांस लेने के लिए हवा देता है, धरती के तापमान को कंट्रोल में रखता है और हमें सूरज की खतरनाक किरणों से भी बचाता है। जरा सोच कर देखिए, अगर ये न होता तो दिन में हम सूरज की गर्मी से झुलस जाते और रात होते ही बर्फ की तरह जम जाते। अच्छा, तो अब इस इंजन के अंदर झांक कर देखते हैं, समझते हैं कि आखिर इसके पुर्जे क्या हैं और ये बना किस चीज से है। आपको ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी होगी कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, लगभग 88%। ऑक्सीजन, जो हमारी जिंदगी के लिए इतनी जरूरी है, वो तो सिर्फ 21% है, और बचा हुआ जो 1% है उसमें आर्गॉन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी दूसरी गैसें आती हैं। लेकिन बात सिर्फ इन गैसों की नहीं है। हमारे वायुमंडल का एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक बनावट है। इसमें एक के ऊपर एक 5 अलग अलग परतें हैं। हम और आप रहते हैं सबसे निचली परत में, यानी क्षोभमंडल में, जहां मौसम की लगभग सारी हलचल होती है। इसके ठीक ऊपर है समताप मंडल, और यहीं पर है हमारी जिंदगी बचाने वाली ओजोन लेयर, जो हमें खतरनाक यूवी किरणों से बचाती है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये परत इतनी पतली है कि अगर इसे जमीन पर ले आए ना, तो इसकी मोटाई सिर्फ 3 मिलीमीटर होगी। सोचिए जरा। और ऊपर जाएं तो मध्यमंडल है, जो हमें उल्का पिंडों से बचाता है, उन्हें जलाकर राख कर देता है। और तापमंडल में ही आसमान में वो खूबसूरत ऑरोरा यानी ध्रुवीय ज्योति बनती है। और ये सारी चीजें ना एक परफेक्ट बैलेंस में काम करती हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन साइकिल जैसे जो कुदरती चक्र हैं, वो पक्का करते हैं कि इन जरूरी चीजों का लेवल हमेशा बना रहे। मतलब ये एक अपने आप चलने वाला सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है। तो ठीक है, इंजन के पुर्जे तो हमने समझ लिए, पर सवाल ये है कि ये चलता कैसे है? इसको चलाने वाला ईंधन मतलब फ्यूल कहाँ से आता है? इस इंजन का फ्यूल है सूर्यातप, मतलब सूरज से आने वाली गर्मी, उसकी एनर्जी। और ये फैक्ट तो दिमाग हिला देने वाला है कि सूरज की जितनी भी एनर्जी है उसका सिर्फ 2 अरबवां हिस्सा ही हमारी धरती तक पहुंचता है। सिर्फ इतना सा हिस्सा, और यही छोटा सा टुकड़ा हमारे प्लैनेट पर मौसम से लेकर जिंदगी के हर रूप को चला रहा है। अब यहीं पर हवा के चलने का एक गोल्डन रूल काम करता है। देखिए, होता क्या है कि जब सूरज हवा को गर्म करता है तो वो हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। इससे वहां बन जाता है एक लो प्रेशर एरिया, यानी कम दबाव का क्षेत्र। और याद रखिए, ठंडी हवा भारी होती है तो वो बनाती है हाई प्रेशर एरिया।
बस फिर ये ठंडी और भारी हवा उस खाली जगह को भरने के लिए तेजी से दौड़ती है और हवा की इसी मूवमेंट को, इसी बहाव को हम पवन या हवा कहते हैं। और ये जो इतना सिंपल से सिद्धांत है ना, यही जब बड़े स्केल पर मतलब पूरी दुनिया के लेवल पर काम करता है तो ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज जैसे बड़े बड़े ग्लोबल विंड सिस्टम्स बनते हैं। ये हवाएं तो हैं वो इंजन जो पूरी धरती पर गर्मी और एनर्जी को यहाँ से वहाँ बांटती रहती हैं। अच्छा, ये जो हमारा एटमॉस्फेरिक इंजन है, इसका एक और बहुत ज़रूरी काम है और वो है पानी को सर्कुलेट करना। देखिए, पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, फिर ठंडा होकर बादलों में बदल जाता है और फिर बारिश या बर्फ बनकर वापस जमीन पर आ जाता है। यही है वाटर साइकिल, जल चक्र, जिसके बिना जिंदगी चल ही नहीं सकती। लेकिन इस जल चक्र का जो बैलेंस है ना, वो बहुत ही नाजुक है। बारिश कई तरह से हो सकती है, कभी सूरज की सीधी गर्मी से, कभी पहाड़ों से हवा के टकराने से, तो कभी दो अलग अलग तरह की हवाओं के मिलने से। पर जब भी ये बैलेंस बिगड़ता है तो नतीजा खतरनाक होता है। बहुत कम बारिश हुई तो सूखा पड़ जाता है और अगर बहुत ज्यादा हो गई तो भयंकर बाढ़ आ जाती है। सदियों तक, हजारों सालों तक ये इंजन कुदरत के बनाए एक बैलेंस में, एक संतुलन में काम करता रहा। पर अब इंसानी गतिविधियां इस बैलेंस को खतरनाक तरीके से बिगाड़ रही हैं। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, ये तो जरूरी है। इसके बिना हमारी धरती इतनी ठंडी होती कि यहाँ रहना नामुमकिन होता। लेकिन मुश्किल तब शुरू हुई जब हमने फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल, डीजल, कोयला जलाना शुरू किया। इससे हवा में इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भर गई है कि वो अब एक मोटे कंबल की तरह काम कर रही हैं और जरूरत से कहीं ज्यादा गर्मी को धरती पर ही रोक रही हैं। और यहीं से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। ज्यादा CO2 मतलब ज्यादा गर्मी, ज्यादा गर्मी से पूरी दुनिया का तापमान बढ़ रहा है। इस बढ़ते तापमान से पहाड़ों पर और ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है। ये पिघला हुआ पानी समुंदर में जा रहा है, जिससे समुंदर का लेवल बढ़ रहा है और आखिर में जो तटीय इलाके हैं उनके डूबने का खतरा पैदा हो रहा है। इस खतरे को सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि असलियत में समझना हो तो 1999 के ओडिशा सुपर साइक्लोन को याद कीजिए। जब ये वायुमंडलीय इंजन खतरनाक रूप से सुपरचार्ज हो जाता है तो तबाही कैसी होती है, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। सोचिए, 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवाएं, लगातार होती मूसलाधार बारिश और 10 मीटर ऊंची समुद्री लहरें। और इसकी इंसानी कीमत बहुत भारी थी। सिर्फ इस एक तूफान ने 1,30,00,000 लोगों की जिंदगी पर असर डाला। ये सब हमें एक बहुत सीधी और साफ बात समझाता है कि हमारा ये जो कुदरती सुरक्षा कवच है, ये कितना नाजुक है और हमें इसे समझना होगा और इसकी हिफाजत करनी होगी। देखिए, होता क्या है, जब हम जंगलों को काटते हैं तो एक बहुत खतरनाक साइकिल शुरू हो जाता है। जब पेड़ नहीं होते तो जमीन बारिश के पानी को सोख नहीं पाती। वो पानी सीधा बहकर बाढ़ लाता है, पहाड़ों पर भूस्खलन होता है और ये वही आपदाएं हैं जो बदलते मौसम की वजह से पहले ही और ज्यादा खतरनाक होती जा रही हैं। मतलब हम खुद ही अपनी ढाल को कमजोर कर रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि हमारा वायुमंडल सिर्फ गैसों का एक मिक्सचर नहीं है। ये एक जीता जागता डायनामिक इंजन है जिसमें हर एक पुर्जा दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक में गड़बड़ी मतलब पूरे सिस्टम में गड़बड़ी। और यही वो सोच है जो हमें अपने जहन में रखनी है। हमारा वायुमंडल कोई रिसोर्स नहीं है, कोई ऐसा खजाना नहीं है जिसे हम बस इस्तेमाल करते जाएं। ये एक पूरा सिस्टम है और हम खुद इस सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा हैं। तो अब सवाल ये उठता है, जब हम ये जानते हैं कि ये इंजन ओवरहीट हो रहा है, तो हम सब मिलकर उस सिस्टम को कैसे बचाएं जो हमें बचाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। जब भी हम अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की तस्वीर देखते हैं तो एक ही चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, इसका खूबसूरत नीला रंग। इसे ब्लू मार्बल या नीला ग्रह भी कहते हैं। पर ये नीला रंग है क्या? ये है पानी। तो आज चलिए इसी पानी की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, देखते हैं इसका सफर कैसा है और इसमें कितनी ताकत छिपी है। तो चलिए इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। हम सब जानते हैं हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा पानी से ढका है। तो फिर आए दिन हम पानी की किल्लत यानी वाटर स्कैसिटी की खबरें क्यों सुनते हैं? ये तो बड़ी अजीब बात है ना? एक विरोधाभास जैसा लगता है।
तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई ये पानी आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। सबसे पहले एक बहुत ही कमाल की बात समझते हैं। पृथ्वी पर आज जो पानी है ना, वो कोई नया पानी नहीं है। ये वही पानी है जो लाखों करोड़ों साल से यहाँ मौजूद है। ये बस घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। जरा सोचिए, जो पानी आज हरियाणा के किसी खेत में इस्तेमाल हो रहा है, हो सकता है 100 साल पहले वो अमेज़न नदी में बह रहा हो। इसका मतलब तो यही हुआ कि पानी कभी खत्म नहीं होता, बस अपनी शक्ल और जगह बदलता रहता है। तो फिर पानी की कमी का तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए, है ना? मामला और पेचीदा हो गया। और ये जो घूमने की प्रक्रिया है, इसे हम सबने स्कूल में पढ़ा है, जल चक्र या वाटर साइकिल। ये पृथ्वी का अपना एक परफेक्ट रिसाइकलिंग सिस्टम है। देखिए, होता क्या है, सूरज की गर्मी से पानी भाप बनता है, जिसे हम कहते हैं वाष्पीकरण। फिर ये भाप ऊपर जाकर ठंडी होती है और बादल बन जाती है। ये हुआ संघनन। जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो बारिश या बर्फ के रूप में पानी वापस जमीन पर आ जाता है। इसे कहते हैं वर्षण। और फिर ये पानी नदियों नालों से बहता हुआ वापस समुद्र में पहुंच जाता है। बस ये चक्र चलता रहता है, एकदम परफेक्ट अपने आप चलने वाला सिस्टम। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए पृथ्वी एक बहुत बड़ा बंद कांच का जार है, जैसे वो छोटे छोटे टेरारियम होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। इसमें ना तो बाहर से पानी आता है, ना अंदर से कहीं जाता है, सब कुछ अंदर ही अंदर घूम रहा है। तो अब हमारा सवाल और भी बड़ा हो गया है, अगर पानी कहीं जा ही नहीं रहा तो फिर कमी किस बात की है? चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं, और इसका जवाब पानी की मात्रा में नहीं, बल्कि उसकी क्वालिटी यानी गुणवत्ता में छिपा है। तो ये रहा पहला और सबसे बड़ा खुलासा। हमारी पृथ्वी पर जितना भी पानी है, उसमें से 97.3% पानी खारा है, यानी समंदर का पानी, जिसे ना हम पी सकते हैं, ना उससे खेती कर सकते हैं। अब इस चार्ट को देखिए, ये उस सच्चाई को और भी साफ कर देता है। सारा नीला हिस्सा खारे पानी का है, और वो जो छोटा सा हरा टुकड़ा है, बस उतना ही मीठा यानी ताज़ा पानी है। पूरी दुनिया, हम सब, सिर्फ उस 2.7% पर निर्भर हैं। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इस 2.7% को भी जरा और करीब से देखते हैं। इसमें से भी लगभग 2% पानी ग्लेशियरों और बर्फीली चोटियों में जमा हुआ है, जहां तक हमारी पहुंच ही नहीं है। मतलब जो पानी हमारे लिए नदियों और झीलों में आसानी से उपलब्ध है, वो पूरी दुनिया के पानी का महज 0.0001% है। जी हाँ, सिर्फ 0.0001%। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। तो अब ये तो साफ हो गया कि पीने लायक पानी कितना कम है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वो जो बाकी 97% खारा पानी है वो बेकार है या शांत बैठा है। नहीं, वो विशाल समंदर लगातार हरकत में रहता है। उसकी अपनी एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ताकत है। तो चलिए अब जरा समंदर की इस हलचल को समझते हैं। आपने देखा होगा, झील या तालाब का पानी अक्सर शांत रहता है, लेकिन समंदर का पानी कभी नहीं थमता। ये हमेशा 3 तरीकों से चलता रहता है। लहरें, जिन्हें हम वेव्स कहते हैं, ज्वार भाटा यानी टाइड्स, और धाराएं यानी करेंट्स। और ये तीनों मिलकर ही हमारे प्लैनेट के मौसम और जलवायु को कंट्रोल करते हैं। अक्सर जब हम समंदर किनारे लहरों को देखते हैं तो लगता है जैसे पानी हमारी तरफ दौड़ कर आ रहा है, पर असल में ऐसा नहीं है। पानी तो अपनी जगह पर ही ऊपर नीचे होता है। जो चीज़ आगे बढ़ती है वो है एनर्जी यानी ऊर्जा। ज्यादातर लहरें तो हवा के चलने से बनती हैं, पर कभी-कभी ये ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाती है कि विनाशकारी रूप ले लेती है। इसका सबसे भयानक उदाहरण हमने 2004 में देखा था, जब हिंद महासागर में 9.0 की तीव्रता का भूकंप आया तो उसने एक जबरदस्त सुनामी को जन्म दिया। इसकी लहरें 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलीं। सोचिए, एक हवाई जहाज की रफ्तार से, और 14 देशों में भारी तबाही मचाई। वैसे सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है बंदरगाह पर आने वाली लहरें। अब बात करते हैं ज्वार भाटे की। ये समंदर का दिन में 2 बार ऊपर उठना और नीचे गिरना है, जैसे समंदर सांस ले रहा हो। और ये होता है सूरज और चांद की ग्रेविटेशनल पुल यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से। जब सूरज, चांद और पृथ्वी तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तो ये खिंचाव सबसे ज्यादा होता है, और तब आते हैं वृहद ज्वार या स्प्रिंग टाइड्स। और जब ये तीनों एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो खिंचाव बढ़ जाता है, और तब आते हैं लघु ज्वार यानी नीप टाइड्स। और फिर आती हैं महासागरीय धाराएं। इन्हें आप समंदर के अंदर बहने वाली नदियां समझ सकते हैं।
ये दुनिया के बड़े बड़े कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती हैं। ये गर्म पानी को ठंडे इलाकों यानी ध्रुवों की तरफ ले जाती हैं और ठंडे पानी को गर्म इलाकों यानी भूमध्य रेखा की तरफ। ये पूरी प्रक्रिया हमारे ग्रह के तापमान को कंट्रोल में रखती है, बिल्कुल एक विशाल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की तरह। तो हमने पानी की कमी को समझा और समुद्र की ताकत को भी देखा। अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं कि हमें इससे क्या सीखना चाहिए। तो मुद्दा ये है कि पानी के दो चेहरे हैं। एक तरफ ये जीवन देने वाला अमृत है, एक ऐसा कीमती और दुर्लभ संसाधन जिसके बिना हम जी नहीं सकते। और दूसरी तरफ ये समंदर की वो बेकाबू अशांत ताकत है जो पल भर में सब कुछ तबाह कर सकती है। और यही हमें हमारी सबसे बड़ी सीख तक ले आता है। जिंदगी के लिए पानी कितना जरूरी है यह हम सब जानते हैं, लेकिन आज हमने देखा कि इस्तेमाल करने लायक पानी कितना कम है। पानी के इस पूरे सफर को और मीठे और खारे पानी के इस बड़े अंतर को समझना ही इसकी असली कीमत पहचानने की तरफ पहला कदम है। तो अब जब हम पानी की इस कहानी को बेहतर समझ चुके हैं, एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। हर साल 22 मार्च को हम सब वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। तो ये जानकर कि पानी कितना कीमती, कितना दुर्लभ और कितना शक्तिशाली है, क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसे इस्तेमाल करने के अपने तरीकों में कुछ बदलाव ला सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी सोचा है हमारी पृथ्वी कैसी है? ये ना एक बहुत बड़ी जीती जागती पेंटिंग जैसी है, जिसका हर धागा, हर रंग एक अलग ही इकोसिस्टम है। आज हम इक्वेटर के घने जंगलों से लेकर ध्रुवों की बर्फीली चोटियों तक दुनिया के सबसे शानदार बायोम्स के एक अविश्वसनीय सफर पर निकल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये खोज। इस सफर में हमारी गाइड हैं सलीमा, एक स्टूडेंट जो हिमालय की चढ़ाई पर निकली थी। जैसे जैसे सलीमा ऊपर चढ़ती गई, उसने देखा कि उसके चारों ओर की दुनिया ही बदल रही है। फुटहिल्स में साल और सागौन के घने जंगल थे, तो और ऊंचाई पर पाइन और देवदार जैसे पेड़। पता है, सलीमा की ये सीधी चढ़ाई असल में इक्वेटर से ध्रुवों तक की हमारी लेटी हुई यात्रा का एक परफेक्ट मैप है। तो सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव होता क्यों है? देखिए, प्रकृति का ना एक बहुत सीधा सादा सा ब्लूप्रिंट है। किसी भी जगह पर किस तरह के पेड़ पौधे होंगे, ये मुख्य रूप से 3 चीजों से तय होता है: टेम्परेचर और नमी, उस जगह की ढलान और मिट्टी की मोटाई। सीधी सी बात है, जहां गर्मी और बारिश खूब होगी वहां घने जंगल मिलेंगे, और जहां पानी की कमी वहां मिलेंगे घास के मैदान या फिर झाड़ियां। बस यही वो बेसिक रूल्स हैं जो हमारे पूरे सफर में हमारा साथ देंगे। तो चलिए अपने सफर का पहला पड़ाव शुरू करते हैं। सेक्शन 1, उष्णकटिबंध की वो हरी भरी दुनिया। हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं इक्वेटर के पास से, यानी उन गर्म और नमी वाले इलाकों से जहां हर तरफ जिंदगी ही जिंदगी है। यहाँ सबसे पहले हम पहुंचते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, जिन्हें हम सब रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये जंगल आपको मिलेंगे इक्वेटर के पास। सोचिए, अमेज़न जैसी जगहों पर। यहाँ का मौसम कैसा है? बस साल भर तेज गर्मी और जबरदस्त बारिश। इसी वजह से ये हमारे प्लैनेट की सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाली जगह हैं, और इसीलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर की ज्यादातर ऑक्सीजन तो यहीं से आती है। यहाँ शीशम और महोगनी जैसे ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छतरी इतनी घनी होती है कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती, और इसी वजह से नीचे एक अलग ही रहस्यमयी दुनिया बसती है, जहाँ एनाकोंडा जैसे विशाल जीव रहते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहाँ मौसम ही राजा है। ये है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। यहाँ एक लंबा सूखा मौसम आता है, और इसी से बचने के लिए पेड़ों ने एक कमाल का तरीका निकाला है। सागौन और साल जैसे पेड़ पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियां ही गिरा देते हैं, और पता है, जब ये ऐसा करते हैं तो ये बाघ, शेर और हाथियों जैसे शानदार जानवरों के लिए एक खुला मैदान तैयार कर देते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं खुले मैदानों की तरफ। ये हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, या जैसा कि हम इन्हें जानते हैं सवाना। यहाँ मौसम के हिसाब से बारिश होती है, जो 3 से 4 मीटर ऊंची घास का एक समंदर सा बना देती है। और ये खुला मैदान घर है जिराफ और ज़ेब्रा जैसे बड़े बड़े जानवरों के झुंडों का। वैसे दुनिया भर में इनके नाम भी अलग अलग हैं। जैसे ब्राजील में इन्हें कैंपोस कहते हैं, तो वेनेजुएला में लानोस। तो अब हम इक्वेटर से और दूर निकल रहे हैं, मिड लैटिट्यूड्स की तरफ। और इसी के साथ शुरू होता है हमारे सफर का दूसरा हिस्सा, टेम्परेट जोन के बदलते मौसम।
ये वो जगह है जहां जिंदगी की हर चीज बदलते मौसम के साथ ही बदलती है। अब टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करें तो इनके ना दो अलग अलग रूप हैं। एक तरफ है एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहां पाइन और ओक जैसे पेड़ साल भर हरे भरे रहते हैं, और दूसरी तरफ है डेसिडुअस फॉरेस्ट, जहां ऐश और बीच जैसे पेड़ सूखे मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और पूरा नजारा ही बदल जाता है। ये बदलते हुए जंगल हिरण और लोमड़ी जैसे जानवरों के लिए एक परफेक्ट घर हैं। अब एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां सूरज खूब चमकता है और जिंदगी थोड़ी आसान सी लगती है। ये है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। यहाँ गर्मियाँ सूखी और गर्म होती हैं और सर्दियाँ हल्की और बारिश वाली। यहाँ के पौधों ने भी खुद को ढाल लिया है, उनकी छाल मोटी होती है और पत्तियों पर वैक्स की परत होती है। लेकिन यहाँ की असली कहानी तो इंसानी मेहनत की है। लोगों ने इस जमीन को दुनिया के फलों के बगीचे में तब्दील कर दिया है। यहाँ जैतून, अंजीर और खट्टे फल खूब उगते हैं। इसके बाद नंबर आता है टेम्परेट ग्रासलैंड्स का। ये आपको मिलेंगे महाद्वीपों के एकदम अंदरूनी हिस्सों में। अब ये ट्रॉपिकल सवाना से अलग कैसे हैं? यहाँ की घास छोटी होती है लेकिन बहुत पौष्टिक। जंगली भैंसों और बाइसन के लिए एकदम परफेक्ट खाना। इन मैदानों के भी दुनिया भर में कई नाम हैं। अर्जेंटीना में इन्हें कहते हैं पंपास, नॉर्थ अमेरिका में प्रियरी और सेंट्रल एशिया में स्टेप। और अब हमारा सफर हमें ले आया है अपने तीसरे और आखिरी हिस्से में, जहां जिंदगी अपनी हदें पार करती है। हम अब बढ़ रहे हैं ऊंचे लैटिट्यूड्स और बड़े बड़े रेगिस्तानों की ओर। ये वो जमीनें हैं जहां हर चीज की कमी है, लेकिन जीने का जज्बा कमाल का है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है कॉनिफरस फॉरेस्ट से, जिन्हें टाइगा भी कहते हैं। याद है सलीमा ने पहाड़ पर वो ऊंचे कोन जैसे पेड़ देखे थे? हाँ, ये वही जंगल है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काफी ऊंचाई पर मिलते हैं, और टाइगा एक रशियन शब्द है जिसका मतलब है प्योर या अनटच्ड। यहाँ की जो सॉफ्टवुड है वो पेपर पल्प बनाने के बहुत काम आती है, और यहाँ आपको सिल्वर फॉक्स जैसे जानवर मिलेंगे जो इस ठंड के आदी हो चुके हैं। और आखिर में हम पहुंचते हैं इस ग्रह के दो सबसे एक्सट्रीम कोनों पर। एक तरफ आग है तो दूसरी तरफ बर्फ। एक तरफ है तपते हुए रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक सिर्फ झुलसा देने वाली गर्मी और कांटेदार झाड़ियां ही दिखती हैं, और दूसरी तरफ है टुंड्रा यानी जमे हुए पोलर इलाके। यहाँ जिंदगी बस कुछ ही महीनों की तेज गर्मी में सिमट कर रह जाती है, और पोलर बेयर जैसे जानवरों को जिंदा रहने के लिए अपनी मोटी खाल और चर्बी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो हमने देखा कि कैसे जिंदगी ने इस ग्रह के हर मुश्किल से मुश्किल हालात में भी खुद को ढाल लिया है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या ये जिंदगी हमारे हिसाब से खुद को ढाल सकती है? स्क्रीन पर दो दुनियाएं हैं। एक तरफ जिंदगी से भरपूर हरा भरा जंगल, घना, जीवंत, और दूसरी तरफ एक साफ उजाड़ मैदान, बिल्कुल खामोश, खाली। ये तस्वीर बिना कुछ कहे ही इंसानी दखल के नतीजों के बारे में बहुत कुछ बता देती है। चलिए वापस अपनी गाइड सलीमा के पास चलते हैं। जब उसने जंगलों को कटते देखा तो उसके मन में कुछ बहुत गहरे सवाल आए। अगर सारे जंगल काट दिए गए तो ये जंगली जानवर कहाँ जाएंगे? क्या ये जंगल कभी वापस पहले जैसा हो पाएगा? उसके ये सवाल आज हम सबसे हैं। तो इस पूरे सफर ने हमें दिखाया कि हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है और कैसे हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसे समझना तो सिर्फ पहला कदम है। असली चुनौती तो इसे आने वाले कल के लिए बचाकर रखने में है। ये जो अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, ये हमारी साझी विरासत है, और इन्हें बचाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। इंसानों का सफर क्या कमाल का रहा है ना? कभी हम पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थे, और आज देखिए हम एक ऐसी ताकत बन गए हैं जो इस पूरे ग्रह को बदल रही है। हमने अपने आसपास की दुनिया पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। तो ये कहानी इसी बारे में है कि हमने ये सब कैसे किया। इसे हम 3 बड़े हिस्सों में समझेंगे। हम कहाँ रहते हैं, हम कैसे घूमते हैं, और हम एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ है हमारे पूर्वज जो खाने, कपड़े और सिर छिपाने के लिए पूरी तरह से कुदरत के भरोसे थे, और दूसरी तरफ है आज की दुनिया जहां हमने बड़े बड़े शहर बना दिए हैं और माहौल को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ढाल लिया है। तो सवाल यह है कि ये इतना बड़ा बदलाव आखिर हुआ कैसे? निर्भरता से यहाँ तक का सफ़र कैसे तय हुआ?
हमारी कहानी में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा मोड़ आया वो था जब इंसानों ने घूमना फिरना छोड़कर एक जगह बसने का फैसला किया। बस यही वो एक कदम था जिसने आगे चलकर सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, यहाँ वजह और असर बिल्कुल साफ है। पहले इंसान खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता था, लेकिन फिर खेती का विकास हुआ और फसलें उगाने के लिए एक ही जगह पर टिकना जरूरी हो गया। बस इसी एक जरूरत ने स्थायी बस्तियों को जन्म दिया और दुनिया की पहली महान सभ्यताएं सिंधु और नील जैसी नदियों के किनारे ही बसी, जहाँ जमीन उपजाऊ थी। तो यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। अस्थायी बस्तियां मतलब कुछ समय का ठिकाना, जैसे शिकार के मौसम में कोई कैंप लगा लिया। लेकिन स्थायी बस्तियां मतलब हमारे आज के शहर और गांव, ये वो जगह थी जहां घर हमेशा के लिए बने और यहीं से समाज और समुदाय का असली विकास शुरू हुआ। अब जब लोग एक जगह बसने लगे तो धीरे धीरे दो तरह की दुनिया बन गई, गांव और शहर। गांव में खुली जगह और ताज़ी हवा तो मिलती है, लेकिन वहां अक्सर अच्छी सुविधाओं की कमी होती है। वहीं दूसरी तरफ शहर नौकरी, पढ़ाई और इलाज के लिए बेहतरीन है, लेकिन इसकी कीमत हमें ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से चुकानी पड़ती है। ये एक ऐसा संतुलन है जिसे समाज आज भी बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये बात तो बहुत ही दिलचस्प है कि लोगों ने सिर्फ ईंट पत्थर से घर नहीं बनाए, उन्होंने अपने आसपास के माहौल को समझा और उसके हिसाब से घर बनाए। जो कुछ भी आसपास मिला, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, उसी का इस्तेमाल किया। ये दिखाता है कि इंसान हालात के हिसाब से खुद को ढालने में कितना माहिर है। जैसे कि जहां बहुत ज्यादा बारिश होती थी, वहां लोगों ने ढलान वाली छतें बनाई। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सरल और असरदार डिजाइन था, ताकि पानी फटाफट बह जाए और घर को कोई नुकसान ना हो। इसी तरह जिन इलाकों में बाढ़ का खतरा रहता था, वहां घरों को जमीन से ऊपर ऊंचे खंभों पर बनाया गया। कितना सिंपल लेकिन असरदार आइडिया था, है ना? इससे लोग भी सुरक्षित रहते थे और उनका सामान और अनाज भी पानी से बच जाता था। और गर्म रेगिस्तानी इलाकों का क्या? वहां लोगों ने मोटी मिट्टी की दीवारों और फूस की छतों का इस्तेमाल किया। ये दीवारें दिन में सूरज की गर्मी को अंदर नहीं आने देती थीं, जिससे घर ठंडा रहता था। मतलब बिना बिजली के नेचुरल एयर कंडीशनर। और शायद सबसे हैरान करने वाला उदाहरण है बर्फीले इलाकों का, जहां लोगों ने बर्फ से ही घर बना लिए। इन्हें इग्लू कहते हैं। बाहर चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, बर्फ की दीवारें अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती थी। तो अब जब लोग दुनिया भर में इतनी अलग अलग जगहों पर बस गए, तो अगला सवाल ये था, वे एक दूसरे से जुड़े कैसे रहे? और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। जब लोग अलग अलग जगहों पर बस गए, तो उनके बीच दूरियां बढ़ गईं और इन दूरियों को पाटने के लिए हमें जरूरत पड़ी परिवहन की। असल में परिवहन का विकास रफ्तार और आसानी की एक लगातार दौड़ रही है। शुरुआत हुई पैदल चलने से, फिर पहिए के आविष्कार ने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद आए भाप के इंजन, जिनसे जमीन पर सफर बहुत तेज हो गया। और आखिर में हवाई जहाजों ने तो जैसे दुनिया को सचमुच छोटा ही बना दिया। जरा सोचिए, इसका क्या मतलब है? जो सफर भारत से यूरोप कभी जमीन या समंदर के रास्ते तय करने में महीनों लग जाते थे, आज वही सफर हवाई जहाज से सिर्फ 6 से 8 घंटे में पूरा हो जाता है। समय और मेहनत की कितनी बड़ी बचत है ये। आज के दौर में हमारे पास आने जाने के 4 मुख्य तरीके हैं। सड़कें कम दूरी के लिए सबसे अच्छी हैं। रेल और पानी के जहाज भारी सामान को सस्ते में लाने ले जाने के लिए शानदार हैं, और हवाई जहाज वो रफ्तार और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए बेजोड़ हैं। लेकिन सिर्फ लोगों और सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही काफी नहीं था। अगली और सबसे बड़ी चुनौती थी विचारों को, यानी सूचना को किसी भी गाड़ी से भी तेज रफ्तार से भेजना। और इस स्लाइड में ये पूरी कहानी बहुत अच्छे से दिखती है। संदेश भेजने का सफर एक धावक से शुरू हुआ, फिर डाक व्यवस्था आई, फिर प्रिंटिंग प्रेस, और उसके बाद टेक्नोलॉजी ने जबरदस्त छलांग लगाई। कंप्यूटर और सैटेलाइट आए और दुनिया में सूचना क्रांति आ गई। तो यहाँ जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो ये था कि बातचीत का पूरा तरीका ही बदल गया। हम मास मीडिया के दौर से आगे निकल गए, जहाँ एक अखबार या टीवी चैनल लाखों लोगों तक एक तरफा संदेश पहुंचाता था। अब हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ हर कोई एक ही समय पर संदेश भेज भी सकता है और पा भी सकता है।
और देखिए, इस ग्लोबल नेटवर्क का असर हमारी रोज की जिंदगी पर कितना ज्यादा है। सैटेलाइट्स हमें मौसम की जानकारी देते हैं और तूफान जैसी आपदाओं से पहले ही आगाह कर देते हैं। और इंटरनेट तो हमारी जिंदगी का हिस्सा ही बन गया है। घर बैठे टिकट बुक करने से लेकर मनोरंजन तक सब कुछ इसी से होता है। चलिए, अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। तो ये पूरी कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सब कुछ शुरू हुआ एक जगह बसने की हमारी क्षमता से। इन बस्तियों ने हमारे बीच दूरियां पैदा की और उन दूरियों को पाटने के लिए परिवहन की जरूरत पड़ी। और आखिर में इन दूरियों को पलक झपकते ही खत्म करने के लिए संचार में एक क्रांति हुई, जिसने हमें विचारों को तुरंत दुनिया भर में साझा करने की ताकत दी। तो असली बात ये है, बस्तियां, परिवहन और संचार अब कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़कर एक बड़ा सिस्टम बन गए हैं, जिसने आज के इस ग्लोबल समाज को बनाया है। तो अब जब हमारी दुनिया इतनी छोटी हो गई है और हम सब पहले से कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, आगे क्या? हम ये कैसे पक्का करें कि ये जुड़ा हुआ समाज सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए बेहतर, टिकाऊ और निष्पक्ष हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। कभी सोचा है कि एक नदी का बहाव कैसे लाखों लोगों की जिंदगी, उनकी संस्कृति और उनके भविष्य की पूरी कहानी लिख सकता है? चलिए, आज हम दुनिया के दो सबसे विशाल नदी बेसिन, अमेज़न और गंगा ब्रह्मपुत्र, के सफर पर निकलते हैं, ये समझने के लिए कि भूगोल कैसे हमारी तकदीर तय करता है। देखिए, हम दुनिया में कहीं भी रहें, हमारी बुनियादी ज़रूरतें तो एक जैसी ही है, खाना, कपड़ा और एक घर। लेकिन हम इन ज़रूरतों को पूरा कैसे करते हैं, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम रहते कहाँ हैं। हमारी ज़मीन और हमारी नदियाँ ही असल में हमारी संस्कृति और हमारे भविष्य को आकार देती हैं। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है अमेज़न, एक ऐसी दुनिया जो पानी और जंगलों का एक विशाल साम्राज्य है। अमेज़न को सिर्फ एक नदी समझना भूल होगी, ये तो एक महाद्वीप का दिल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन है जो इक्वेटर के दोनों तरफ फैला हुआ है और 9 देशों की जमीन को सींचता है। इसका आकार इतना बड़ा है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अब जरा अमेज़न के मौसम की कल्पना कीजिए। यहां बस एक ही मौसम होता है, लगातार गर्मी और नमी। दिन हो या रात, हवा में एक चिपचिपाहट सी रहती है और बारिश तो जैसे रोज का काम है। और यही वो माहौल है जो दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन यानी रेन फॉरेस्ट को जन्म देता है। और ऐसे माहौल में क्या होता है? बिल्कुल, जिंदगी का एक जबरदस्त विस्फोट। पेड़ों की घनी पत्तियां मिलकर एक छत सी बना लेती हैं, जिससे सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से ही पहुंच पाती है। नीचे इस अंधेरी और नम दुनिया में एक अलग ही साम्राज्य बसता है। पेड़ों पर लटकते स्लॉथ और बंदर, जमीन पर घूमते टैपिर और हाँ, पानी में खतरनाक पिराना मछली। ये विशाल एनाकोंडा और रंग बिरंगी टूकेन जैसे पक्षियों का भी घर है। मतलब बायोडायवर्सिटी का एक जीता जागता खजाना। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ लोग जीते कैसे हैं? यहाँ जिंदगी पूरी तरह से जंगल से जुड़ी हुई है। लोग खेती के लिए स्लैश एंड बर्न यानी कर्तन और दहन की सदियों पुरानी तकनीक अपनाते हैं। वो जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ करके जला देते हैं ताकि राख से मिट्टी को पोषक तत्व मिल सके। ऐसा इसलिए क्योंकि रेन फॉरेस्ट की जमीन असल में खेती के लिए बहुत उपजाऊ नहीं होती। इस तरह पुरुष शिकार करते हैं और महिलाएं फसलों की देखभाल करती हैं। एक संतुलन बना रहता है। यहाँ का मेन फूड है मैनियोक, जो आलू जैसी एक जड़ होती है। लेकिन इसके अलावा अनानास और कोको जैसी चीजें भी उगाई जाती हैं। और एक बात जो शायद हैरान कर दे, प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए यहाँ के लोग रानी चींटियों को भी खाते हैं। जिस तरह खाना पीना जंगल से जुड़ा है, ठीक वैसे ही इनके घर भी। यहाँ मलोका नाम के बड़े बड़े घर बनाए जाते हैं जो देखने में मधुमक्खी के छत्ते जैसे लगते हैं। इनकी छतें बहुत ज्यादा ढलान वाली होती हैं ताकि लगातार होने वाली भारी बारिश का पानी तुरंत बह जाए। लेकिन सदियों से चली आ रही ये दुनिया अब खतरे में है। 1970 में जब ट्रांस अमेज़न हाईवे बना तो इसने जंगल के दरवाजे बाहरी दुनिया के लिए खोल दिए। इसके बाद जो हुआ वो एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय त्रासदी है। विकास के नाम पर जंगल की अंधाधुंध कटाई शुरू हो गई और ये हरा भरा स्वर्ग धीरे धीरे बंजर जमीन में तब्दील होने लगा। तो अमेज़न के घने जंगलों से निकलकर अब हम चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जिसे इंसानों ने बसाया है। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये बेसिन भारतीय उपमहाद्वीप की लाइफलाइन है।
हिमालय से निकलकर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां अपने साथ लाई उपजाऊ मिट्टी से विशाल मैदान बनाती हैं। ये मैदान दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन में जाकर समंदर से मिलते हैं। सही मायनों में ये सभ्यताओं का पालना है। अमेज़न में जहां साल भर बारिश होती है, वहीं यहां की कहानी बिल्कुल अलग है। यहां का जीवन मानसून पर टिका है। जून से सितंबर के बीच होने वाली बारिश ही यहां की खेती का आधार है, और इसी वजह से ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। इन उपजाऊ मैदानों का एक ही मकसद है, करोड़ों लोगों का पेट भरना। यहां की मुख्य फसल धान यानी चावल है, लेकिन गेहूं और मक्का भी उगाए जाते हैं। इसके साथ साथ गन्ना, जूट और चाय जैसी नकदी फसलें इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। यहाँ की वाइल्ड लाइफ भी उतनी ही विविध है। जंगलों में बाघ और हाथी जैसे बड़े जानवर रहते हैं, तो ब्रह्मपुत्र के मैदानों में दुनिया का दुर्लभ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। डेल्टा में मगरमच्छ और घड़ियाल राज करते हैं। और हाँ, पानी में रहने वाली अंधी डॉल्फिन, जिसे सूसू भी कहते हैं, इस बात का सबूत है कि नदी अभी भी जिंदा है। ये नदी के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा पैमाना है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कानपुर और कोलकाता जैसे बड़े शहर अपनी फैक्ट्रियों का सारा कचरा और गंदा पानी सीधे इन पवित्र नदियों में बहा देते हैं। और नतीजा? एक ऐसी नदी जो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही है, जो इंसानों और पानी के जीवों दोनों के लिए जहर बन चुकी है। तो चलिए अब इन दोनों सफर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं, लेकिन आज इनकी हकीकत और चुनौती एक ही है। तो कहानी अब बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ डेवलपमेंट अमेज़न को निगल रहा है, तो दूसरी तरफ हमारी आबादी गंगा का दम घोट रही है। एक जगह जंगल कट रहे हैं और दूसरी जगह नदी में जहर घुल रहा है। कारण भले ही अलग अलग दिखें, पर अंजाम एक ही है, प्रकृति की बर्बादी। अगर हम इन दोनों दुनियाओं को आमने सामने रखें तो फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है अमेज़न, एक विशाल लगभग खाली जंगल जहां प्रकृति का राज है और इंसान बहुत कम हैं। यहां खतरा बाहर से आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ है गंगा बेसिन, करोड़ों लोगों से भरा मैदान, जहां इंसान ही सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा खतरा भी। मतलब एक को बचाने के लिए हमें जंगल को अकेला छोड़ना होगा और दूसरे को बचाने के लिए हमें खुद को बदलना होगा। लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो गया है? शायद नहीं। और यहीं से उम्मीद की एक किरण नजर आती है, जो इन महान नदियों के साथ हमारे रिश्ते पर रोशनी डालती है। इन बड़ी बड़ी चुनौतियों के बीच उम्मीद की छोटी छोटी कहानियां भी हैं, जैसे बिहार के एक मछुआरे विनोद की कहानी। उन्होंने अपने समुदाय के लोगों के साथ मिलकर एक सूखी हुई झील को साफ किया और उसे फिर से जिंदा कर दिया। उन्होंने वहां न सिर्फ मछली पालन शुरू किया, बल्कि अपनी रोजी रोटी बचाई और प्रकृति के साथ अपना रिश्ता फिर से जोड़ा। लेकिन ये एक नाजुक जीत है। उनकी इस सफलता पर अब भी पास के शहरों से आने वाले प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है। ये छोटी सी कहानी असल में दोनों ही नदी घाटियों के सामने खड़ी बड़ी चुनौती को दिखाती है। और यही कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम इंसानों की ज़रूरतों और इन जीवन देने वाली नदियों के स्वास्थ्य के बीच संतुलन आखिर कैसे बनाएंगे? इस सवाल का जवाब ही हमारा भविष्य तय करेगा। नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां चारों तरफ बस घास का एक अंतहीन समुंदर है, जो एक महाद्वीप से दूसरे तक फैला हुआ है। हम आज ऐसी ही दो अनोखी दुनियाओं को जानेंगे। एक है उत्तरी अमेरिका के विशाल प्रेरीज और दूसरी तरफ हैं दक्षिण अफ्रीका के ऊंचे वेल्ड्स। दोनों ही घास के मैदान हैं, पर यकीन मानिए इनकी कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। तो इन दोनों जगहों को करीब से जानने से पहले क्यों ना एक कदम पीछे हटकर ये देखा जाए कि आखिर ये घास के मैदान हमारी धरती के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। ये बात जानकर शायद हैरानी हो कि हमारी धरती का लगभग 1/4 हिस्सा, मतलब 25% घास के मैदानों से ढका है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, और ये सिर्फ खाली जमीन नहीं, बल्कि ये तो जीवन से भरे पूरे इकोसिस्टम है। तो सवाल उठता है, ये घास का मैदान आखिर होता क्या है? देखिए, सीधे सीधे कहें तो ये वो इलाका है जहां पेड़ों से ज्यादा घास का दबदबा होता है। मौसम के हिसाब से ये शीतोष्ण या उष्ण कटिबंधीय हो सकते हैं, और हमारी आज की कहानी ऐसे ही दो बहुत मशहूर शीतोष्ण घास के मैदानों की है। तो चलिए सफर शुरू किया जाए। हमारा पहला पड़ाव है उत्तरी अमेरिका का दिल, जिसे घास का सागर भी कहते हैं, यानी कि प्रेरी। जरा इस नक्शे को देखिए।
प्रेरी का फैलाव अमेरिका से लेकर कनाडा तक है। इनका नाम लैटिन शब्द प्रियाटा से आया है, जिसका मतलब होता है चारागाह। और इन मैदानों में जान डालती हैं दो बड़ी नदियां, अमेरिका में मिसिसिपी और कनाडा में सस्कचेवान। यहाँ का मौसम भी बड़ा दिलचस्प है। ये महाद्वीप के ठीक बीच में है ना, तो यहाँ गर्मी और सर्दी दोनों ही जबरदस्त होती हैं। गर्मियों में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तो सर्दियों में -20 डिग्री तक लुढ़क जाता है। पर यहाँ एक जादुई हवा भी चलती है, चिनूक। ये गर्म हवा सर्दियों में अचानक से बर्फ पिघला देती है और जानवरों के लिए चारागाह खुल जाते हैं। जरा सोचिए, जहां तक नजर जाए 2-2 मीटर ऊंची घास का समंदर लहरा रहा हो और पेड़ कहीं कहीं दिखें। यही तो है प्रेरी की असली पहचान। यहाँ का राजा है अमेरिकी बाइसन, एक विशाल जानवर जो कभी खत्म होने की कगार पर था। इसके अलावा कोयोटे और प्रेरी डॉग जैसे कई जीव भी इसी घास के मैदान को अपना घर मानते हैं। इसकी उपजाऊ जमीन की वजह से इसे एक बहुत बड़ा नाम मिला है, दुनिया का अन्न भंडार। पर ऐसा क्यों कहते हैं? चलिए जानते हैं। देखिए, इसकी वजह है यहाँ की जबरदस्त उपजाऊ काली मिट्टी और साथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ट्रैक्टर और हार्वेस्टर की मदद से यहाँ मक्का और गेहूं की इतनी बम्पर पैदावार होती है कि ये न सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करता है, बल्कि पूरी दुनिया का पेट भरने में भी मदद करता है। लेकिन प्रेरी की कहानी सिर्फ खेतों पर ही खत्म नहीं होती। जिन इलाकों में बारिश कम होती है, वहाँ काउबॉय बड़े बड़े रैंचों पर मवेशी पालते हैं। और तो और जमीन के नीचे भी एक खजाना छिपा है, कोयले और लोहे के विशाल भंडार, जिसने इस इलाके को एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बना दिया है। अब प्रेरी से हजारों मील दूर चलते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में। हमारा अगला पड़ाव है दक्षिण अफ्रीका के घुमावदार और ऊंचे पठार, जिन्हें हम वेल्ड्स के नाम से जानते हैं। इस नक्शे पर नजर डालिए। एक तरफ ऊंचे ड्रेकन्सबर्ग पहाड़ हैं और दूसरी तरफ विशाल कालाहारी रेगिस्तान, और इनके बीच बसे हैं वेल्ड्स। ये प्रेरी की तरह सपाट मैदान नहीं हैं, बल्कि 600 से 1100 मीटर की ऊंचाई वाले पठार हैं। ये नाम इन्हें डच लोगों ने दिया था। प्रेरी की कड़कती ठंड और झुलसाती गर्मी के बिल्कुल उलट वेल्ड्स का मौसम काफी सुहाना है, और इसका क्रेडिट जाता है हिंद महासागर को। यहाँ सर्दियां ठंडी और सूखी होती हैं, जबकि गर्मियां हल्की और नम। ज्यादातर बारिश नवंबर से फरवरी के बीच होती है। यहाँ का मंजर भी एकदम अलग है। घनी घास की जगह यहाँ दूर दूर तक फैली लाल रंग की घास दिखाई देती है। और ये इलाका घर है अफ्रीका के मशहूर शिकारियों का, शेर, तेंदुए और चीता, जो यहाँ के जानवरों का शिकार करते हैं। वेल्ड की अर्थव्यवस्था के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। जमीन के ऊपर ये मेरिनो भेड़ों का घर है, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन ऊन के लिए जानी जाती हैं, और जमीन के नीचे खनिजों का एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है। और ये कोई छोटा मोटा खजाना नहीं है। जोहान्सबर्ग को तो दुनिया की सोने की राजधानी कहा जाता है, और किम्बर्ली शहर हीरों की खदानों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी सोने और हीरे ने इस इलाके का इतिहास और भविष्य दोनों ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो हमारा ये सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। अब एक बार इन दोनों कमाल के घास के मैदानों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि एक दूसरे से कितने अलग हैं। एक तरफ है सपाट उपजाऊ प्रेरी जो खेती के लिए जाने जाते हैं, तो दूसरी तरफ हैं ऊंचे नीचे वेल्ड्स जो खनिजों और पशुपालन के लिए मशहूर हैं। एक का प्रतीक बाइसुन है, तो दूसरे के शेर और तेंदुए। एक को कहते हैं दुनिया का अन्न भंडार, तो दूसरे को दुनिया की सोने की राजधानी। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर किसी जगह की कहानी का पहला पन्ना वहां का भूगोल लिखता है, तो उसकी कहानी का अगला पन्ना कौन लिखेगा? जवाब है हम सब। इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्ते। आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय यात्रा पर निकलेंगे जहां हम दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को देखेंगे। एक तरफ है आग की तरह तपता सहारा, तो दूसरी तरफ है बर्फीला लद्दाख। हम जानेंगे कि धरती की इन सबसे कठोर जगहों पर जिंदगी कैसे पनपती है और हमें मुश्किलों से लड़ने के बारे में क्या सिखाती है। अच्छा, जैसे ही कोई कहता है रेगिस्तान, तो मन में क्या तस्वीर बनती है? शायद मीलों तक फैली गरम रेत, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि रेगिस्तान का मतलब सिर्फ ये नहीं है? चलिए, आज इस आम धारणा को थोड़ा बदलते हैं। ये देखिए, रेगिस्तान के दो एकदम अलग, बिल्कुल जुदा चेहरे। एक तरफ आग उगलता सहारा और दूसरी तरफ हड्डियों को जमा देने वाला ठंडा लद्दाख। ये दोनों ही रेगिस्तान हैं, पर एक दूसरे से एकदम अलग।
तो फिर इन दोनों में कॉमन क्या है? देखिए, किसी भी जगह को रेगिस्तान उसकी रेत नहीं बनाती। असली पहचान है 3 चीजों से। 1, बहुत कम बारिश, 2, ना के बराबर पेड़ पौधे, और 3, तापमान का एक्सट्रीम होना, या तो बहुत ज्यादा गर्म या फिर बहुत ज्यादा ठंडा। और यही वो बात है जो इन दोनों अलग अलग दुनियाओं को एक ही धागे में पिरोती है। तो ठीक है, अब जरा गहराई में चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इनकी जमीन, इनका भूगोल एक दूसरे से कितना अलग है। एक तरफ है रेत का समंदर, तो दूसरी तरफ बादलों के बीच बसा एक अनोखा साम्राज्य। अगर हम दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो सहारा आपको दिखेगा पूरे उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ। ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। और फिर दूसरी तरफ है लद्दाख, जो महान हिमालय की गोद में बसा एक बहुत ही ऊंचाई वाला ठंडा रेगिस्तान है। सहारा कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, पर चलिए एक नंबर देती हूँ। लगभग 85 लाख वर्ग किलोमीटर। जानते हैं ये कितना है? हमारे पूरे भारत देश से भी 2.5 गुना से ज्यादा बड़ा। सोचकर देखिए कितना विशाल होगा ये इतना बड़ा है कि 11 देशों की सरहदों को छूता है। और हाँ, यहाँ सिर्फ रेत के टीले नहीं हैं जैसा हम सोचते हैं। यहाँ आपको बजरी के मैदान भी मिलेंगे, ऊंचे ऊंचे पठार भी। मतलब हर मोड़ पर एक बिल्कुल नया नजारा। अब चलते हैं लद्दाख। इसे ऊंचे दर्रों की भूमि भी कहते हैं। सोचिए, एक तरफ काराकोरम की पहाड़ियां और दूसरी तरफ जांस्कर की, और इनके बीच में बसा है लद्दाख। यहाँ आपको गहरी घाटियां मिलेंगी, बड़ी बड़ी खाइयां और विशाल ग्लेशियर। और ऊंचाई कहीं 3000 मीटर तो कहीं 8000 मीटर से भी ऊपर। यहाँ एक मजेदार बात बताता हूँ। क्या आपको पता है कि सहारा हमेशा से ऐसा बंजर नहीं था? एक वक्त था जब ये हरा भरा मैदान हुआ करता था। जी हाँ, गुफाओं में बनी पुरानी पेंटिंग्स से पता चलता है कि यहाँ कभी नदियां बहती थीं, जिसमें मगरमच्छ होते थे, हाथी, शेर सब रहते थे यहाँ। है ना कमाल की बात? चलिए अब जमीन से आगे बढ़कर यहाँ के मौसम की बात करते हैं, यहाँ की जलवायु की। और यहाँ भी कहानी उतनी ही एक्सट्रीम है। एक तरफ है जिस्म को झुलसा देने वाली गर्मी, तो दूसरी तरफ है हड्डियों तक को कंपा देने वाली सर्दी। सहारा में दिन के वक्त गर्मी की कल्पना कीजिए। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, सब कुछ जल रहा होता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, कहानी पूरी पलट जाती है। रातें इतनी ठंडी हो जाती हैं कि पारा लुढ़ककर 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। मतलब दिन में आग और रात में बर्फ। अब लद्दाख का हाल देखिए। यहाँ ऊंचाई बहुत ज्यादा है तो हवा पतली है। इसका एक अजीब असर होता है। आपको सूरज की धूप बहुत तेज चुभती हुई लगेगी, लेकिन हवा में ठंडक होगी। और सर्दियों में तो पारा -40 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। सोचिए जरा। तो अगर हम दोनों को आमने सामने रखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। सहारा दिन 50 डिग्री, रात 0 डिग्री। लद्दाख, यहाँ तो गर्मियों में भी रातें -30 तक चली जाती हैं। और बारिश, भाई दोनों ही जगह पानी बरसता ही नहीं। लद्दाख में तो साल में मुश्किल से 10 सेंटीमीटर। ये बात तो आपको और भी हैरान कर देगी। पता है, लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ किसी को एक ही समय पर सनस्ट्रोक यानी लू लगना और फ्रॉस्ट बाइट यानी ठंड से शरीर का गलना दोनों हो सकते हैं। कैसे? मान लीजिए किसी का सिर धूप में है और पैर छांव में, बस हो गया काम। ये दिखाता है कि यहाँ का मौसम कितना एक्सट्रीम है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी मुश्किल जगहों पर क्या कोई जी सकता है? कोई पेड़ पौधा, कोई जानवर? जवाब है बिल्कुल। और यही तो कुदरत का असली कमाल देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं कि यहाँ के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं ने खुद को कैसे इस माहौल में ढाला है। सहारा में ज्यादातर हरियाली आपको मिलेगी ओएसिस के आसपास। ये पानी के छोटे छोटे द्वीप जैसे होते हैं जहाँ कैक्टस, खजूर और बबूल के पेड़ उग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लद्दाख में हरियाली बहुत कम है। हाँ, जब गर्मियां आती हैं तो कुछ वक्त के लिए घाटियों में सेब, खुबानी और अखरोट के पेड़ जरूर खिल उठते। जानवरों की कहानी भी उतनी ही अलग है। सहारा में आपको मिलेंगे गर्मी और सूखे के मास्टर जैसे ऊंट, लकड़भग्गे, बिच्छू। और लद्दाख, वो तो समझिए एक ऊनी सल्तनत है। यहाँ जंगली बकरियां हैं, भेड़ें हैं और जाहिर है याक, जिन्हें लोग दूध, मांस और उनकी खाल के लिए पालते हैं। अच्छा, पेड़ पौधों और जानवरों की बात तो हो गई, पर यहाँ रहने वाले इंसानों का क्या?
आइए अब उन लोगों की बात करते हैं जिनकी जिंदगियां इन रेगिस्तानों से जुड़ी हैं और देखते हैं कि कैसे आज का बदलता वक्त उन पर असर डाल रहा है। सोचिए, सहारा की इतनी मुश्किल आबोहवा में भी लोग रहते हैं। बेदौइन और तुआरेग जैसी खानाबदोश जनजातियां, इनका तो पूरा जीवन ही रेगिस्तान की लय पर चलता है। इन्होंने यहाँ जिंदा रहने की कला में महारत हासिल कर ली है। लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। सदियों पुराने ये रास्ते अब बदल रहे हैं। सहारा में तेल और खनिजों की खोज हो रही है और लद्दाख में टूरिज्म बढ़ रहा है। और ये दोनों चीजें इन पुरानी जगहों की शक्ल हमेशा हमेशा के लिए बदल रही हैं। इसे ऐसे समझिए, सहारा में जहां कभी ऊंटों के कारवां चलते थे, आज वहां सुपर हाईवे बन गए हैं। और लद्दाख में टूरिज्म एक बड़ा बिजनेस बन चुका है, जिसके चलते राजधानी लेह अब सड़क और हवाई जहाज दोनों से अच्छी तरह कनेक्ट हो गई है। बदलाव बहुत तेजी से आ रहा है। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या है? जब हम इन दोनों रेगिस्तानों को एक साथ देखते हैं तो हमें संतुलन का, बैलेंस का एक बहुत गहरा सबक मिलता है। यहाँ रहने वाले लोगों ने सदियों में एक बात सीखी है, प्रकृति के साथ मिलकर कैसे जिया जाता है। यहाँ पानी कम है, ईंधन कम है, इसलिए हर एक चीज का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर, बहुत किफायत से होता है। कुछ भी बेकार नहीं जाता। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है हम सबके लिए। दुनिया की ये सबसे मुश्किल इलाके हमें सिखाते हैं कि असली ताकत कुदरत को जीतने में नहीं है, बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाकर उसमें अपनी सही जगह ढूंढने में है। ये एक ऐसी सोच है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए।